दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में ठीक। आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं दीपक बारवाल जी, जो राजस्थान शिक्षा विभाग में गणित के अध्यापक हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है हमारे बातचीत कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी। सर जी, आप एक गणित के अध्यापक हैं, तो बताइए, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? जैसे वर्तमान में मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान की शिक्षा शिक्षा व्यवस्था है जो ठीक है वैसे। और जैसे धीरे धीरे शिक्षा में सरकारी स्कूल की जो शिक्षा है उसमें सुधार भी आ रहा है। और कहीं कहीं शिक्षा व्यवस्था में कुछ सरकार की कमी की वजह से भी थोड़ा बहुत जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी आ रहा है शिक्षा में। और वैसे अगर हम प्राइवेट स्कूल की तुलना अगर सरकारी स्कूल से आजकल करें तो काफ़ी सुधार आ रहा है। सरकारी जो टीचर है वो अपनी तरफ से काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने की। लेकिन सरकार की मंशा थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे वो बीजेपी सरकार हो, थोड़ी सी शिक्षा के प्रति उनका जो देखने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा सही नहीं है। वो जो सरकारी जो स्कूल्स है उनको थोड़ा सा शायद वो बंद करना चाहते हैं, या फिर उनका उन्होंने क्या सोच रखा है आगे। क्योंकि वो क्या ना सही बजट पास करते हैं और ना स्कूल व्यवस्था पे ध्यान देते हैं। और इसके अलावा शिक्षक चाहते हैं बच्चों को खूब पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाए, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर बहुत सारी कमियां अभी भी है। स्कूल जो है, आप देखते हो अखबार में आता है हर साल। जब बारिश स्टार्ट होती है तो कई जो जो बिल्डिंग है, जो भवन है वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, कई बच्चे मर जाते हैं। हर साल ये होता है और अभी भी होता है। बहुत सारे प्लास्टर है जो कमरे के हैं वो गिर जाते हैं, और कमरे जंजर है, स्थिति बहुत जंजर है। सरकार ने तो ये बोल दिया, सरकार तो क्या शिक्षकों को बोल देते हैं कि जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन उसमें शिक्षक क्या करे? अगर कोई कमरा है वो एकदम जंजर, उसमें शिक्षक क्या करे? किस तरह से बच्चों को पढ़ाए, किस तरह से बच्चों को? और आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है वो दिखावे पे ज्यादा चलते हैं। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग अगर अच्छी होगी तो लोग अपने बच्चों को उसमें डालना चाहेंगे, लेकिन बिल्डिंग खराब है, जंजर, तो कौन लोग चाहेंगे उसका बच्चा ऐसी स्कूल में जाए? तो उसकी वजह से थोड़ी सी सरकारी स्कूल जो शिक्षा है पीछे रह रही है। बाकी शिक्षक तो मैं ऐसे मानता हूँ कि सरकारी स्कूल शिक्षक के बार काफी ध्यान दे रहे हैं और सुधार भी काफी कुछ आ रहा है इसके ऊपर। सर, गणित के अध्यापक हैं और हिंदी साहित्य के प्रति आपका रुझान कहाँ से आया, और हाल ही में आपने एक पुस्तक भी लिख डाली। देखो, पढ़ने के प्रति रुचि तो मेरे बचपन से ही है। जब मैं छोटा था, जब हम तीन भाई हैं, पिताजी भी मेरे टीचर है। तो जब हम छोटे थे तो शुरू से ही पिताजी थे वो हमारा ध्यान रखते थे। पिताजी जब शुरू से हमारा, और अभी भी ध्यान रखते हैं वैसे। लेकिन पढ़ने के प्रति जो रुचि है वो शुरू से ही हमारे इसमें हो गई थी। वो जब शाम को, वो जब दोपहर को स्कूल से आते थे तो हमारा शाम का डेली रूटीन था कि बस शाम को पढ़ने बैठना है तो पढ़ने बैठना है, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे तबीयत कैसी हो, चाहे पैर दर्द हो, सर दर्द हो, चाहे पढ़ने का मन हो चाहे नहीं हो, लेकिन किताब हाथ में लेके बैठना है। तो फिर हम जैसे रोज बैठते थे, कभी याद करते थे, कभी याद नहीं होता था। ऐसे करते 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 रुचि हो गई। और फिर क्या, जैसे कि पहले एक किताब आती थी बाल भास्कर। तो वो क्या, पिताजी हर महीने से एक दो किताब लेके आते थे। हमने जो किताब वालों अखबार वालों को भी बोल रखा था किताब आती है हमारे यहाँ, ये हमारे घर पे देना है। तो उस उनको जो कहानियां हैं, कहानियों को पढ़ पढ़ के पढ़ के वो शुरू से वो जो रुचि है वो रुचि फिर बढ़ती गई। और फिर धीरे धीरे 2018 में जब मैं जॉब लगा था उसके बाद में ये साहित्य के प्रति मेरी थोड़ी सी रुचि और ज्यादा बढ़ गई। और फिर मैंने खूब सारी किताबें पढ़ी, कहानियां भी मैंने खूब सारी लिखी है। और फिर ऐसे करते करते दिमाग में, और एक दिन दिमाग में चलो किताब लिख ली थोड़ी सी, कोई कहानी दिमाग में है, कहानी को फिर खींच के लंबा करके उसकी भी एक किताब बना दी फिर। ओके। सर, आप साहित्य और समाज के रिश्ते को कैसे देखते हैं? देखो, समाज और साहित्य वैसे तो एक दूसरे के, मैं मानता हूँ कि एक दूसरे के साथ है। साहित्य है तो समाज है, समाज है तो साहित्य है। समाज के बिना साहित्य नहीं है, और साहित्य के बिना मैं मानता हूँ कि समाज नहीं है। दोनों, ये दोनों पूरक है वैसे इस मान सकते हैं दोनों एक दूसरे के। अगर समाज होगा तो साहित्य होगा, और अगर जहाँ पे साहित्य होगा तो वहां पर
समाज भी होगा ये। और समाज में जो बुराइयां हैं, जो नकारात्मक है, उसको केवल साहित्य ही मिटा सकता है। साहित्य के अलावा और कोई दूसरा जो कोई और पहलू नहीं है जो उसको हटा सकता है या फिर मिटा सकता है। सर, जो मलाल आपकी पुस्तक है, इस पुस्तक का आइडिया आपके पास कहाँ से आया, और इस पुस्तक को लिखने के दौरान क्या अनुभव रहे आपके, अगर आप साझा करना चाहें। देखो, किताब का आइडिया तो वैसे नॉर्मली ऐसे है कि हम बहुत सारी मैं जैसे किताब पढ़ता हूँ तो मेरे को इस तरह की जो उपन्यास है, इस तरह की जो मलाल टाइप जो आपने भी किताब मेरी पढ़ी है, तो मलाल की तरह के उपन्यास मेरे को काफी अच्छे लगते हैं। और फिर क्या, जैसे कि किताबें पढ़ते थे लिखते, तो एक दिन क्या हुआ कि जैसे कि हम रोज वैसे अखबार में देखते हैं पढ़ते हैं कि प्रेम के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं, पीट देते हैं, या फिर वो कुछ गलत काम कर लेते हैं। तो इस करके फिर मेरे दिमाग में ये चीज आई कि नहीं, आपको मारना पीटना जरूरी नहीं है। अगर प्रेम भी करते हो तो किसी को पाना प्रेम नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। किसी को पाना प्रेम नहीं, किसी को खुश देखना प्रेम होता है। ये अगर वो चाहे इंसान, सामने वाला इंसान चाहे किसी के साथ रहे ना रहे, वो बात की बात है। तो फिर ऐसे करके एक छोटी सी कहानी दिमाग में आई। फिर जो मेरी पत्नी है उसको उनको भी क्या है, किताबों का कहानियों का काफी शौक है। तो उनकी मदद से फिर मैंने ये जो किताब, लगभग 1 साल लगा इसको लिखने में। काफी पेज फाड़े, काफी टॉपिक बनाए, काफी टॉपिक वापस हटाए, खूब सारे ऐसी। जी जी जी। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया शायद। चीजें सेटल हुई। जी जी ये जी। सर, आपने जो किताब में किरदार चुने आपकी हैं, सुरभि और दीक्षित, ये क्या सोचकर आपने चुने। देखो, सुरभि और दीक्षित है, मैं सोच रहा हूँ जैसे किताब थोड़ी सी आधुनिक तरह की है तो जो नाम है वो भी आधुनिक तरह के होने चाहिए। ये, हम्म, और हम तो जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में कई तरह के बच्चे होते हैं, कई तरह के बच्चों के नाम होते हैं, तो खूब सारे नामों के संपर्क में हम आते रहते हैं। कि वहां पर हम देखते हैं कि हाँ, कौन से बच्चे कौन सा नाम अच्छा है, कौन सा नाम किताब के अकॉर्डिंग है, कौन सा नाम किताब किताब के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। तो ये सब चीजें फिर करके फिर काफी आइडिया लेके, काफी सोच के, काफी विचार करके बहुत दिनों बाद ये दोनों नाम फिर फाइनल हुए। नाम तो खूब सारे भी थे, 2 4 नाम और थे। एक राजवीर भी मेरे दिमाग में था, और इसके अलावा एक लड़की थी श्रद्धा भी नाम मेरे दिमाग में था। लेकिन ये फिर जो दीक्षित और जो सुरभि, सुरभि। ये दोनों किताब के फिर आ गए दिमाग में। हाँ ओके। सर। सर, सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं वर्तमान में, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। देखो, वैसे तो हालांकि सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन ठीक तब है ना जब इसको हम ठीक तरह से काम में ले। और हम देखते हैं कि आजकल की पीढ़ी ऐसी है, नई जो बच्चे आ रहे हैं, नई। हम तो पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर बच्चों को, देखते हैं बच्चे जब बातचीत करते हैं, बच्चे शिकायत लेके हमारे पास आते हैं कि हम पूछते हैं कि ये तूने कहा, ये तूने मतलब कि तेरे दिमाग में चीजें आई कहाँ से। तो वो बच्चे ये बोले, सर मैंने ये इंस्टाग्राम से देखा था, सर मैंने यूट्यूब से देख लिया था, सर मैंने ऐसे किया वो किया। तो सोशल मीडिया हालांकि ठीक है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव समाज पे काफी ज्यादा हो रहा है। हम देखते हैं कि आजकल बच्चे ज्यादा रील्स देखते रहते हैं। और इसके अलावा सोशल मीडिया का सबसे जो खराब प्रभाव पड़ रहा है, वो अभी जो पीढ़ी, जो बच्चे 4 5 साल के हैं, उन पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। वो बच्चे समझते कुछ भी नहीं है। उनके माँ बाप खुद फ्री रहना चाहते हैं और बच्चों को हाथ में फोन दे देते हैं। बच्चे पूरे दिन रील्स देखता रहता है, उसको पता नहीं है क्या चीज है, क्या गलत है, क्या सही है। वो स्क्रॉल करता रहता है, करता रहता है, करता। जो समझदार है, जैसे कि अभी आंदोलन हुआ था, ये अभी इस्तीफा हुआ था, तो वो क्या, जो पीढ़ी थी, जेएनजे थे, वो सब समझदार है। उनको पता था कि क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज गलत है। जो समझदार लोग हैं उनके लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो नई पीढ़ी अभी जो पनप रही है, जिनको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उनके जो माँ बाप परिवार वाले हैं वो जाने अनजाने में उनको दे देते हैं, फिर उनका भविष्य मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो मैं तो ये चाहता हूँ, शायद 12th क्लास तक तो बच्चे के पास फोन होना ही नहीं चाहिए। और 12th क्लास तक क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि वापस वो वाला टाइम आ जाए, लैंडलाइन वाला टाइम आ जाए, फोन रहे एक घर पे और बच्चे पूरे आपस में उसी तरह से खेले कूदे, परिवार के साथ रहे। वो थोड़ा सा ठीक है।
जी जी जी। सर एक और चीज मैंने देखी है, हर स्कूल में जो गणित का अध्यापक होता है ना, उससे पूरा स्कूल डरता है। उसको खड़ूस टाइप का वो होता है। ऐसे बच्चों में एक अफवाह फैलाई जाती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक गणित के अध्यापक हैं, तो क्या आपसे भी स्कूल के बच्चे डरते हैं आपके? नहीं देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कभी मेरी स्कूल आना, कभी आपको मौका मिला तब आपको मैं बताऊंगा कि ये गणित के अध्यापक की स्कूल के अंदर किस तरह से बच्चों में रुचि रहती है। गणित का अध्यापक रहता है ना, वो जिस क्लास में जाता है ना, उसका माहौल थोड़ा अलग ही हो जाता है, मैं आपको बताऊं। और वही चीज शायद मेरे पास, मैं इस चीज को बहुत बार नोट करता हूँ कि मेरे साथ, क्योंकि हम जैसे कुछ चीज देखते हैं, कुछ चीज फील करते हैं ना, तो उस चीज पर हमें अपने आप महसूस हो जाता है। और मेरे को वो चीज बहुत बार महसूस हुई कि मेरे क्लास में जाते ही बच्चे अपने आप हंसते हैं। वो सोचते हैं कब सर क्लास में है, कब क्लास में। क्योंकि एक क्या, शायद मैं ये सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से गणित का जो टीचर होता है, वो किसी बात को बताता है तो इंटरेस्टिंग तरीके से बताता है। एक तो गणित है ही वैसे इंटरेस्टिंग। गणित इंटरेस्टिंग ऐसे है कि अगर किसी बच्चे गणित समझ में आ गई ना, फिर हम्म उसको दूसरे सब्जेक्ट अच्छी लगती ही नहीं है। फिर उसको पूरे दिन गणित ही मिलाना है, फिर उसको वो सोचता है कि मेरे को कब सर आए, कब सर। और एक गणित अनुशासन, गणित सब्जेक्ट खुद अपने आप में अनुशासन नहीं है। ये जो टीचर गणित का रहेगा तो उसको अनुशासन तो पसंद रहेगा ही रहेगा। तो वो हम्म। चाहता है कि एक चीज और है कि गणित के टीचर अपने बच्चों को बहुत कम मारता है। गणित के जो टीचर अरे होता सर, है ना, ऐसा ऐसा उसके मत बोलो पर्सनैलिटी सर। से ही बच्चे डर सर जाते हैं सर, पहली गणित के टीचर बहुत मारते हैं, हमने भी बहुत मार खाई है सर, ऐसा मत बोलिए आप। नहीं, आजकल तो वैसे स्कूलों के अंदर बच्चों को मारते भी नहीं है। अभी तो ये कि चलो ठीक है, आंखों से डरा देते हैं, वो थोड़ी सी एक अलग बात है। ये बाकी इतना ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से तो बच्चों को जो, और एक जो बच्चों को जो सब्जेक्ट सबसे अच्छी लगती है ना, बच्चे उस टीचर से मेरे हिसाब से डरते हैं। जो टीचर बच्चों का फेवरेट है, उसी से टीचर ज्यादा जो टीचर से जो बच्चे ज्यादा डरते हैं, ये है। ओके ओके। सर राजस्थान को आप कैसे देखते हैं? आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, और आपने देखा होगा राजस्थान का माहौल। देखो, मैं ये से मानता हूँ कि जैसे कि दक्षिण भारत के अंदर जो राज्य हैं, अच्छे राज्य हैं, विकसित है, शिक्षा काफी अच्छी है, ठीक है। हम्म तो उत्तर भारत के अंदर जो राज्य है, उन राज्यों के अंदर राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो सब राज्यों से अलग है। यूपी की हम्म बात कर लेते हैं, एमपी की बात कर लेते हैं, गुजरात की बात कर लेते हैं, बिहार की बात कर लेते हैं। मैंने एक हम्म बार कहीं पे पढ़ा था, पता नहीं सही है गलत है, ये पढ़ा था कि जो जितने भी आरएएस आईएएस अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस, उनकी जो पोस्टिंग होती है, तो फर्स्ट चॉइस उनका खुद का होम स्टेट होता है, और हम्म सेकंड चॉइस उनका राजस्थान होता है। मैंने कहीं पे, पता नहीं ये चीज सही है गलत है, लेकिन मैंने ये चीज कहीं पे मतलब सुनी थी। क्योंकि हम्म। राजस्थान है ही इतना खूबसूरत से खूबसूरत स्टेट है जो है ही है। इसके अलावा अगर राजनीतिक पार्टियां चाहे ना, तो राजस्थान काफी आगे जा सकता है। यहाँ पर काफी संभावनाएं हैं, काफी लोग पढ़ना चाहते हैं, काफी राजस्थान और स्टेट से काफी अच्छा है, काफी विकसित भी है मैं। सर एक और चीज है राजस्थान में, ये जो दिखाई देती है जाति व्यवस्था, जिसपे कभी किसी दूल्हे को उतार दिया जाता है घोड़ी से, और कभी मार दिया जाता है, या कभी थूक चटा दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं राजस्थान में दिखाई देती हैं। जबकि बाहर राजस्थान के बारे में एक अलग छवि बनाई गई है। जब अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो जाति व्यवस्था खूब कूट कूट कर दिखाई देती है। वो व्यवस्था अभी भी है। वो व्यवस्था मैं भी बहुत बार फील करता हूँ। लेकिन ये है कि जैसे जिसके पास 2 रुपए हैं, वो डरते नहीं है, और जिसके पास 2 रुपए नहीं है, उनको डरना पड़ता है। ये चीज है। और यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, शुरू में तो मैंने भी उस स्कूल के अंदर ये चीज फील की थी। जब शुरू में मैं गया था तो वहां पर मेघ वालों की जो लड़कियां थी, लड़के थे, आपको पता है राजस्थान में जब दोपहर का खाना बच्चा खाता है, जी। तो वहां पर बच्चे खाना खुद परोसते हैं। मैंने मेघ वालों के बच्चों को बोल दिया था कि खाना आपको हम्म। परोसना है। तो जब उन्होंने उन्होंने खाना परोसा, तो वहां से लोग उठ उठ के चले गए थे बच्चे, कि हम इनके हाथ से खाना नहीं खाएंगे।
फिर मैंने हम्म। उस चीज़ का काफ़ी विरोध किया था, काफ़ी विरोध किया था, तब कोई जाके मामला ठीक हुआ। हालांकि अभी तो हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्कूल में आजकल तो ऐसे बच्चों को मैं समझाता भी हूँ, मैं बार, क्योंकि पता, हालांकि देखो बच्चे कुछ भी नहीं है, बच्चे कुछ नहीं, लेकिन उनके परिवार वाले जो कुछ उनके मन में भर देते हैं, फिर हम्म वो बच्चे वैसा ही करते हैं। वो है। तो परिवार पे में, और जैसे जैसे एक चीज, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, नई पीढ़ी जो आ रही है, नई पीढ़ी शायद इस चीज को नहीं मानती है। हम्म मेरे बहुत सारे दोस्त है, मेरे छोटे भाइयों के बहुत सारे दोस्त है, वो शायद इस चीज को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ समझदार हो रहे हैं कि नहीं, उनके माँ बाप गलत थे और वो सही है। ये तो बाकी जाति व्यवस्था तो ऐसे रहेगी। ये तो मैं बोला, राजस्थान के खून में भरी हुई है, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे कितना ही आईएएस लेवल बन जाए आदमी, तो अगर वो ऐसे बोल देना कि मैं एससी का या फिर एसटी का हूँ, तो सामने वाला एक बार तो अपनी अकड़ दिखाएगा, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं हो। अगर सामने थोड़ा सा अगड़ी जाति का आदमी है और उसके हम्म पास कुछ भी नहीं है, उसको पता चल गया नहीं, चाहिए आईएएस होगा, लेकिन अगर ये एस सी एस टी का है, अगर ये एससी का, तो फिर वो अपने आप एक बार अपना जो सीना वो चौड़ा कर लेगा कि हम्म नहीं, इससे बड़ा तो मैं हूँ। ये बाकी ये चीजें तो खून में रहेगी ही रहेगी, ये मिट्टी में मिली हुई है, खून में मिली हुई है। इसको जाने में बहुत टाइम लगता है। ये लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आरक्षण हटाओ, वो हटाओ, आरक्षण हटाने से पहले इस चीज को हटाओ, आरक्षण अपने आप हट जाएगा, आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी। आरक्षण तो कुछ भी नहीं है, नाम मात्र है। आरक्षण, हम अगर इस चीज को देखते हैं ना, कि एस सी वाले एस टी कभी 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 क्या फील करते हैं, तो उसके सामने तो ये आरक्षण है ना, एकदम एक चुटकी पर नमक के बराबर है। उनकी जो स्थिति क्या होती है, कभी कभी तो ये होता है कि ये जो आप बात करो कि ये घोड़े पे उतारने की, तो हमारे गांव के आसपास भी खूब सारे गांव है जहां पर एससी की बहुल्यता कम है, जहां पर लोग कम है, तो वहां पर एससी की स्थिति यही है। और जिस गांव में एससी के लोग थोड़े बहुत ज्यादा है, तो वो तो जरूर सामना कर लेते हैं इस चीज का। ये तो उस कर ले, लेकिन जो लोग कम है, तो वो क्या फिर इस चीज का सामना नहीं कर पाते। ये चीज है। बाकी ये चीजें तो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा है, हद जी। से ज्यादा। सर, राजस्थान इसको शिक्षा नहीं मिटाया जा सकता। विभाग में आपको क्या लगता है कि क्या सुधार करने की जरूरत है, जो एक अध्यापक के तौर पर आपने फील किया होगा बच्चों को पढ़ाते वक्त या स्कूलों की दशाओं को देखते वक्त? देखो, सबसे बड़ा सुधार तो आजकल मैं ये मानता हूँ कि दिखावा जरूरी है। स्कूल्स की बिल्डिंग अगर अच्छी होगी ना, तो बच्चे अपने आप आएंगे। स्कूल अगर जर्जर है, स्कूल खराब है, स्कूल में पंखे नहीं है, स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को इसी स्कूल में भेजेगा। टीचर, सब लोग ये मानते हैं कि सरकारी स्कूल के टीचर प्राइवेट स्कूल के टीचर की तुलना में काफी इंटेलिजेंट होते हैं, हम्म एग्जाम पास करके आते हैं, हम्म होशियार होते हैं, पढ़ाते भी अच्छा है। ये चीज हम्म है। और लेकिन वो चीज पीछे छूट जाती है इन सब के सामने। ये, और व्यवस्था खूब सारी है, और सरकार अगर चाहती है तो सब कुछ कर सकती है। आजकल क्या वैसे हम देखते हैं कि बच्चे जो है गांव के अंदर काफी कम हो रहे हैं, बच्चे है ही नहीं, स्कूलों के अंदर बच्चे है ही नहीं। अब जैसे ढाणियों वाले बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, वो अपने बस लगाते हैं, गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी लेके उसमें डाल के, तो अगर हमें भी, अगर प्रत्येक स्कूल के अंदर अगर सरकार इलेक्ट्रिक अगर टेम्पू भी दे दे, इलेक्ट्रिक टेम्पू 2 ढाई 3 लाख रुपए का आता है, अगर सरकार से प्रत्येक सीनियर स्कूल के अंदर अगर ये दे दे, तो फिर क्या दिक्कत है, आराम से किसी भी एक आदमी को 8-10 हजार रुपए किसी आदमी को रख ले, और आसपास जो ढाणियों के जो बच्चे उनको लेके आ जाए, बहुत फर्क पड़ता है। आजकल गाँव के अंदर बच्चे नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं, बच्चे ज्यादा ढाणियों के अंदर रहते हैं। ढाणियों के अंदर बस से जाती है, उनको अपने कमरे से उठा के लेके आ जाती है। प्राइवेट स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं कमरे से उठा के लेके आ जाते हैं। ये तो फिर क्या, अगर माँ बाप के पास हम जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मार साहब आवे किया माँ का छोरा, हमारे हमारे बच्चे आपके स्कूल में आए कैसे, आने की व्यवस्था नहीं है हमारी, कैसे आए। तो वो सब चीज है। तो अब बच्चे बहुत कम हो गए वैसे आजकल। अब एक जने के 1 या 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं लास्ट, तो वो भी थोड़ी स्थिति थोड़ी बहुत हो रही है। ये, ओके। एक लेकिन और चीज। सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। जी जी जी। सर जी, एक और चीज जो ये अभी आंदोलन टाइप का कर रहे हैं राजस्थान में जो टीचर लोग हैं, ये क्या मामला है, थोड़ा सा उसको समझाइए। क्या राजस्थान में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं क्या टीचरों के? देखो, ट्रांसफर तो हो रहे हैं, जी। हो रहे हैं। थर्ड ग्रेड शिक्षक है, जो शिक्षक क्लास 1 से 8 तक पढ़ाते हैं,
ओके। 1 से 5 तक के शिक्षक होते हैं L1 के, 6 से 8 तक के शिक्षक होते हैं L2 के। तो ओके। थर्ड ग्रेड के जो शिक्षक है उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। कुछ शिक्षक जैसे कि हमारे स्कूल में भी एक शिक्षक है, जी। तो वो अलवर के हैं वो सर। जी। लेकिन उनकी मकराना जिस उनकी नागौर के अंदर पोस्टिंग हुई थी 2005 में, 2005 से लेके अभी 2026 हो गए, 21 साल हो गए उनको अपने घर गए हुए। आज के इस 8 साल बाद में, 7 साल बाद वो से रिटायरमेंट होने वाले हैं। वो 2005 में फर्स्ट पोस्टिंग उनकी यहाँ पर हुई थी, और आज 21 साल हो गए, 21-22 साल हो गए वो यहीं पे है। तो वो ये बोलते हैं कि हमारा बुढ़ापे हम 53-54 साल के हो गए, हमारा बुढ़ापा आ गया। कम से हम्म। कम बुढ़ापा तो हमारा अपने परिवार के साथ ये दो। अब उनके वाइफ उनके गांव रहते हैं, उनके बच्चे अलग अलग रहते हैं, वो यहाँ पर अकेले रहते हैं, खाना आधे बार बनाते हैं आधे बार नहीं बनाते हैं। तो काफी साल हो गए, काफी साल हो गए राजस्थान की थर्ड ग्रेड शिक्षक उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो उनकी मांग यही है कि आप लाइन से कर दो भाई, पहले जो पुराने हैं उनके करो ट्रांसफर, करो तो सही। बहुत सारे टीचर है जो इधर उधर होना चाहते हैं, कुछ इधर आएंगे कुछ उधर जाएंगे, तो स्कूल अपने आप सेट हो जाएगी। सही लेकिन सही अगर सही। सरकार चाहे तब ना। लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है ये सब चीज करने की। बहुत सारे लोग बैठे हैं 20-20 सालों से एक स्कूल के अंदर टीचर बैठे हैं। ये कोई नीति बनाए, कुछ कुछ करे। स्थिति ऐसी है कि जिस स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं वहां पर टीचर 5 है, जिस स्कूल के अंदर 20 बच्चे हैं वहां पर टीचर 10 है। स्थिति ये हो रखी है। तो सरकार की ओके। चीज देखनी चाहिए ना। जी जी जी, एकदम एकदम सही कहा। सर इसके अलावा जो आपकी पुस्तक है मलाल, अगर कोई इसको खरीदना चाहता है पाठक, तो कैसे खरीद सकता है? तो सीधा मेरा, ये मुझे लिंक कर सकता है, इंस्टाग्राम आईडी है ये दीपक बारूपाल। तो मैं हम्म। सीधे, और एक अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी ये किताब अवेलेबल है। अमेजोन पर अगर हम मलाल बुक सर्च करेंगे तो किताब आ जाएगी। ये तो वहां से भी ये चीज ये सर्च कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं ये। ओके और किताब पढ़िए, किताब शायद आपको आपको निराश नहीं करेगी। ओके ओके ओके। सर इसके अलावा आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उन अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देखो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके अभिभावक है वो क्या करते हैं कि बच्चों को डाल देते हैं स्कूल के अंदर। फिर वो घर जाने के बाद में बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर उसी बच्चे को वो प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, तो वो शाम को उसका होमवर्क चेक करते हैं, क्या आपने होमवर्क किया क्या नहीं किया, उसको पढ़ने के लिए बैठाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में डालने के बाद में स्थिति ये होती है कि माँ बाप ध्यान नहीं देते। सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाता है, मैं बोल रहा हूँ आपको कभी मौका मिले तो हमारे स्कूल में आइए, हमारे जरूर जरूर स्कूल के जरूर। बच्चों को देखिए आप, बच्चे कैसे। हाँ, तो सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। मैं 7:30 बजे से लेके 1 बजे तक कंटिन्यू प्रत्येक क्लास लेता हूँ, प्रत्येक बच्चे को पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, हर चीज कराता हूँ। लेकिन अगर वो बच्चा घर जाने के बाद में नहीं पढ़ेगा तो उसको कुछ भी नहीं आएगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, स्कूल में पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। तो मैं तो जो सरकारी स्कूल के बच्चों को ये बोलता हूँ कि बच्चों आप कम नहीं हो, आप उनसे काफी आगे हो। बस आप थोड़ा सा घर जाओ, घर जाके 2 घंटे पढ़ाई करो, होमवर्क करो अपना, और 2 घंटे जो आपको आज पढ़ा है उसका रिवीजन करो। और उनके गार्जियन से भी यही बोलना चाहता हूँ, उनके माँ बाप से भी बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दो। ये नहीं कि आप रील्स देखने चले जाओ और बच्चे भटक जाए अपने रास्ते से। आगे आने वाला टाइम बहुत खराब है, टाइम बहुत खराब है आगे आने वाला टाइम। हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर, पता है क्या है कैसा नहीं। तो माँ बाप को ये बोलना चाहता हूँ कि फोन से दूरी रखो, फोन बहुत खराब चीज है। खुद दूर रहो, बच्चों को दूर रखो, बच्चों को खुद पढ़ाई करो। अगर कहानियां पढ़ो, किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ लो, आज का नहीं 2 दिन पहले का पढ़ लो, 5 दिन पहले का पढ़ लो, लेकिन बच्चों के सामने कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। जितना पढ़ोगे बच्चे आपको देख के और पढ़ेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ। एकदम, ये थे हमारे साथ दीपक सर, जो राजस्थान के मकराना के सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक हैं। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जयदीप पत्रिका को अपना बहुमूल्य समय दिया। अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं समस्त देशवासियों के लिए तो आप कह सकते हैं, इसके बाद इस संवाद को हम यहीं पर विराम देंगे। बहुत धन्यवाद आपका।
और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बस खूब पढ़ाई करो। पढ़ाई ही सब कुछ है। पढ़ाई सब कुछ है। वो पढ़ेंगे ना, जितना पढ़ेंगे उतना दिमाग तेज चलेगा। शिक्षा के अंदर नहीं, हर चीज में दिमाग खूब तेज चलेगा। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, बस यही बोलना चाहता हूँ। ओके, एकदम सही कहा दीपक सर ने। शिक्षा यानी ओके। शिक्षा सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। थैंक यू सर। जो पिएगा तो ओके, ओके, ठीक, थैंक यू।